सोशियोलॉजी इन सिंपल वे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों और विद्यार्थियों का मैं जाकिर हुसैन अब्बासी, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पाठ्यक्रम अनुसार समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में शामिल यानी इसके पाठ्यक्रम में शामिल प्राकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राकल्पना का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख चरण प्राकल्पना का निर्माण क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी अनुसंधान हो या कोई भी सर्वेक्षण हो, उसके अंतर्गत उसकी समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्यकरण संबंधों का पहले से ही अनुमान लगा लेता है या चिंतन कर लेता है कि समस्या का क्या संभावित उत्तर हो सकता है, और किसी भी समस्या का यह संभावित उत्तर, पूर्व अनुमान या पूर्व चिंतन ही प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसे हम उपकल्पना भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। अब आता है प्राकल्पना की परिभाषा और अर्थ। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि यह एक पूर्वानुमान है, यानी कि प्राकल्पना क्या है, एक पूर्वानुमान है जिसका संबंध किससे है, समस्या से। पिछली क्लासों में हमने जब सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहला जो चरण था वह था विषय का चुनाव, उसके बाद था समस्या का चुनाव, उसके बाद संबंधित साहित्य का अध्ययन, तत्पश्चात था प्राकल्पना का निर्माण। तो विषय का चुनाव तो उस अनुसंधान के अंतर्गत या उन चरणों के अंतर्गत हमने एक समस्या और विषय का चुनाव किया था। हमने जो अपना विषय चुना था वह चुना था मीडिया का समाज पर प्रभाव। विषय वृद्ध होता है, विषय में हमने चुना समाज पर प्रभाव, लेकिन समाज के अंतर्गत बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं, सभी प्रकार के लोग उसमें शामिल हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है वो वृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसे छोटा करने के लिए हम विषय के किसी एक पक्ष के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और हमने यहाँ हमारी जो समस्या चुनी वो चुनी थी हमने मीडिया का युवा पीढ़ी पर प्रभाव। और हमने मीडिया पर युवा पीढ़ी के प्रभाव के अंतर्गत जिन युवाओं को अपना उत्तरदाता बनाया या जिन युवाओं को अपना उत्तरदाता माना, उनकी एज हमने मानी थी 18 से 35 साल की उम्र के मध्य। इसके बाद आता है प्राकल्पना एक कथन है। प्राकल्पना क्या है, एक कथन है जो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि हमारी जो समस्या थी वो, ये जो कथन है वो किससे संबंधित है, समस्या से। और हमारी जो समस्या थी, जिस समस्या का हमने निर्माण किया था अनुसंधान के लिए, वो थी मीडिया का युवा पीढ़ी पर प्रभाव। यहाँ हमने मान लो कि कथन लिया कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये तो कौन सोच रहा है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अनुसंधान करता। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचते हो कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर मान लो
अनुसंधानकर्ता अपने मन से ही कोई बात लगा ले, मन से ही सोच ले कि इसका उत्तर यह होगा, जैसा कि उसने उपकल्प प्राकल्पना के निर्माण में सोचा, तो अनुसंधान करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए प्राकल्पना के संबंध में अनुसंधानकर्ता जिस प्राकल्पना का निर्माण करता है वह उसके बारे में ही तथ्यों की खोज करता है या तथ्यों का संकलन करता है, और उन तथ्यों का संकलन वह उत्तरदाताओं से करता है जिनका वह चुनाव करता है। हो सकता है कि उत्तरदाता प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित प्राकल्पना से सहमत हो सकता है वो सहमत भी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मात्रा में सहमत हो और कुछ मात्रा में सहमत ना हो। तो यह हम कह सकते हैं कि इस कथन का, कौन से कथन का, प्राकल्पना नामक जो कथन बनाया है, समस्या से संबंधित जो कथन बनाया है अनुसंधानकर्ता ने, उस कथन की सत्यता की जांच अनुसंधानकर्ता अंत में करता है। अगला देखो, सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख चरण है क्या, प्राकल्पना का निर्माण करना, और यह समस्या का संभावित उत्तर है, जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ। संभावित उत्तर है, पूरा पक्का उत्तर नहीं है कि ये बिल्कुल यही उत्तर होगा, क्योंकि अनुसंधानकर्ता क्या सोचता है, उत्तरदाता क्या सोचते हैं, हो सकता है कि कुछ सहमत हों कुछ असहमत हों, लेकिन इसकी जो जांच है, सत्यता की जांच, हम अनुसंधान के अंत में करते हैं। आगे आता है, प्राकल्पना के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, यानी कि हर कोई विद्वान अपने अपने अनुसार ही प्राकल्पना का अर्थ प्रस्तुत करने में सहायक हुआ या उसने उस अर्थ को प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम जिनकी परिभाषा पढ़ेंगे, जिन्होंने प्राकल्पना के संबंध में कुछ परिभाषा दी या कुछ कहा, वो है गुडेवे-हॉर्ट। गुडेवे-हॉर्ट ने कहा कि प्राकल्पना अनुसंधान एवं सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान की खोज में सहायक होती है। इन्होंने देखो दो बात बता दी, पहली तो है आवश्यक कड़ी और दूसरी है ज्ञान की खोज। तो इस बात से यह पता चलता है कि अनुसंधान करने और सिद्धांत का निर्माण करने दोनों के मध्य एक आवश्यक कड़ी है प्राकल्पना, जो अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, और यह अनुसंधानकर्ता को निश्चित दिशा प्रदान करने के साथ साथ उसकी भटकाव की जो स्थिति है उसको रोकती है। अगला है, दूसरी बात है ज्ञान की खोज। प्राकल्पना किसमें सहायक है, ज्ञान की खोज में, क्योंकि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, पूर्व में ही जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे संशोधित करना और नए ज्ञान की खोज करना। तो प्राकल्पना ज्ञान की खोज में सहायक होती है। अगला है लुंडबर्ग के अनुसार। तो लुंडबर्ग ने क्या कहा कि प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, यानी कि यह कामचलाऊ सामान्यीकरण है, पूरी सामान्यीकरण नहीं है, ये पूरी तरीके से सामान्यीकरण नहीं है या पूरी तरीके से सिद्धांत नहीं है, और इसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यानी इसकी सत्यता की जांच हम करेंगे कब, अनुसंधान के अंत में, जब उत्तरदाताओं का तथ्यों का संकलन हम उत्तरदाताओं से कर लेंगे, उनका विश्लेषण कर देंगे और उनका सारणीयन वगैरह कर लेंगे, तब जाकर के अंत में हम उसकी सत्यता की जांच करते हैं। पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग ने कहा कि प्राकल्पना एक कार्यवाहक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यवाहक विचार है, पूरा विचार नहीं है, पूर्ण विचार नहीं है, फुल फ्लैश विचार नहीं है, कार्यवाहक है। आगे देखो, पीटर एच मन ने कहा कि प्राकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है, जैसा कि लुंडबर्ग ने पहले ही कह दिया कि कामचलाऊ सामान्यीकरण है, इन्होंने कह दिया कामचलाऊ अनुमान है। कामचलाऊ अनुमान है जो अनुसंधानकर्ता को भटकाव की स्थिति से बचाता है। अगला है टाउनसेंड के अनुसार। तो टाउनसेंड ने कहा कि प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है, यानी कि प्राकल्पना अनुसंधान की जो समस्या है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता ने किया है, उस समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। आगे बॉगार्ड्स ने कहा कि प्राकल्पना एक प्राय स्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है, यानी कि इसका परीक्षण हमने नहीं किया है और इसका परीक्षण हम अंत में करते हैं।
अब संक्षेप में, यानी कि जितने भी विचारकों ने अपने विचार रखे उसके बाद में संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण या अनुमान है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और इसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। यानी कि प्राकल्पना एक विचार हो सकता है जो पहले से ही सोच लिया जाता है, यानी कि अनुसंधानकर्ता के मन में वो पहले से ही है कि यह समस्या अगर मैंने चुनी है तो इसका संभावित उत्तर यह हो सकता है। एक निष्कर्ष है, एक कथन है, एक अनुमान है जिसे अनुसंधानकर्ता समस्या के लिए पहले से निर्मित कर लेता है और सत्यता की जांच कब करता है? आवश्यक सूचनाओं के संकलन के बाद में। तो इस प्रकार हमने प्राकल्पना का अर्थ समझा। तो प्राकल्पना का अर्थ हमारे सामने अंत में यही आया कि यह एक विचार हो सकता है, पूर्व अनुमान हो सकता है, कोई कथन हो सकता है जिसका निर्माण समस्या के लिए अनुसंधानकर्ता करता है और सत्यता की जांच कब करता है? अंत में करता है। इसके बाद में हम आते हैं एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं। एक अच्छी प्राकल्पना में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए। सबसे पहले है प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। प्राकल्पना दो दृष्टि से तो स्पष्ट होनी ही चाहिए, एक तो भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से मतलब उसमें द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और जो उसमें शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो भ्रम रहित होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। जहां तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। यदि प्राकल्पना में हमने कोई विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है तो उसका कोष्टक के अंतर्गत हमें उसकी व्याख्या कर देनी चाहिए कि इसका मतलब यह है। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें, यानी उसमें जो शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो ऐसे हो कि दूसरे लोग भी उसे समझ सकें। अगला आता है सरल होनी चाहिए। प्राकल्पना कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। प्राकल्पना में अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान हमें नहीं देना चाहिए। जैसे कि प्राकल्पना में घुमा फिरा करके बात कही जा रही हो या कोई कथन इस प्रकार का लिया जा रहा हो जो आम जनता की समझ में ही नहीं आए, तो हमें प्राकल्पना कैसी लेनी चाहिए? सरल। प्रयोग सिद्धता लिए होनी चाहिए, यानी कि प्राकल्पना ऐसी हो जिसका प्रयोग सिद्ध, जिसे प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया जा सके। प्राकल्पना में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए कि उसकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्रयोग सिद्धता उसमें होनी चाहिए। प्राकल्पना में किसी नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि नैतिकता और आदर्श उसमें आ गया तो हम उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का, अनुसंधानकर्ता का पूर्वाग्रह होते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता हम स्पष्ट रूप से नहीं ला पाएंगे। इसके बाद आगे आता है विशिष्टता का गुण होना चाहिए। प्राकल्पना में किसका गुण होना चाहिए? विशिष्टता का। प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी एक विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य अर्थों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत और अनिश्चित होता है। यानी कि विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। कौन? प्राकल्पना। प्राकल्पना में उपलब्ध प्रविधियों से का भी प्रयोग होना चाहिए या उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्राकल्पना का निर्माण तो कर दें लेकिन हम उपलब्ध जो प्रविधियां हैं या जिन प्रविधियों का हम अपने अनुसंधान में काम में ले रहे हैं उनसे उसका संबंध ही ना हो। इसलिए उपलब्ध प्रविधियों को ध्यान में रखकर ही प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद आता है सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए प्राकल्पना। ऐसा नहीं है कि पूछ रहा है और हमने प्राकल्पना का निर्माण तो हमने कुछ और कर दिया और हमारी समस्या कुछ और है। कुछ अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के होते हैं कि वे समस्या से प्रत्यक्ष संबंधित
जो समस्या से प्रत्यक्ष संबंधित सूचनाएं होती हैं उनको नहीं लेते या समस्या से प्रत्यक्ष संबंधित प्राकल्पना का निर्माण नहीं करते। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं, अधिकांशतः वे ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं जो उन्हें रुचिकर और आकर्षक प्रतीत होती है। लेकिन वो चुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है कि उस प्राकल्पना के माध्यम से वे अपने किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे हैं या जो उनका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसके बाद आगे आते हैं हम। प्राकल्पना बोधगम्य होनी चाहिए, यानी प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ही नहीं आ रही हो, उत्तरदाता उसे समझ ही नहीं रहे हो, और अगर किस्मत से मान लो हमने प्रश्नावली का प्रयोग प्रविधि के अंतर्गत कर दिया, प्रविधि के रूप में हमने प्रश्नावली चुन ली और उत्तरदाताओं के वो समझ में नहीं आ रही, तो हमारे पास हमारी प्रश्नावलियों के रिटर्न आने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो प्राकल्पना रुचिकर होनी चाहिए और उस प्राकल्पना रुचिकर के माध्यम से ही हम रुचिकर प्रश्नावली या अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं से अनुसंधानकर्ता को तथ्यों के संकलन में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्या को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, यानी कि समस्या को ध्यान में रखना चाहिए, फिर ही प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए प्राकल्पना के निर्माण में। प्राकल्पना का मूल्यांकनात्मक होना चाहिए। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मात्रात्मक रूप से ही हम सॉलिड हों। इस प्रकार की प्राकल्पना का निर्माण करें जो मात्रात्मक की संख्या के रूप में ही हमें तथ्यों को सामने लाए। कुछ प्राकल्पना में कुछ प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए या उसमें ज़्यादा नहीं तो 40% के करीब प्रश्न तो ऐसे भी होने चाहिए जिनके माध्यम से हमें गुणात्मक तथ्यों का भी संकलन हो सके और उत्तरदाताओं के विचारों को हम भली भांति स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राकल्पना का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना। अब हम अगली क्लास में प्राकल्पना के प्रकार और इससे संबंधित जो स्रोत हैं या प्राकल्पना के निर्माण में जिन जिन स्रोतों का हम जिक्र कर सकते हैं या जिन जिन स्रोतों के माध्यम से प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप सभी साथियों से एक छोटा सा निवेदन है कि सोशियोलॉजी इन सिंपल वे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।